from the JEE journey. In this video we are going to discuss about the last part which is spring of the unit 3 laws of motion. एक चीज़ ध्यान रखना कि JEE मेंस के सिलेबस में लॉज ऑफ मोशन में और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, बट मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ. जो नेक्स्ट सब टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं मैं थ्रू एंड थ्रू सिलेबस कवर करते टाइम ऐड कर लूँगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एक टॉपिक है जो जेई मेंस के हिसाब से इस यूनिट में कवर होना चाहिए, बट मैं वो वर्क एनर्जी पावर में कवर करूँगा. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अपन कोलिजन वाली चीज़ के साथ वो पूरा टॉपिक एक साथ ही समझ के ख़त्म कर देंगे. ठीक है, अब इधर थोड़ा पढ़ा उधर थोड़ा पढ़ा, ये मज़ा नहीं आएगा इसमें. इसीलिए पूरा टॉपिक उसी में कवर होगा. वैसे ही जितने भी टॉपिक पेंडिंग है एंड ऑफ द डे सारे के सारे कवर हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. सो इसमें क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो ऐसा एक डिवाइस है जो पुल और पुश दोनों फोर्स एक्सर्ट कर सकता है. ठीक है, जब वो एलोंगेटेड होता है तो वो पुल का फोर्स एक्सर्ट करता है, वो चीज़ को अपने तरफ खींचने का, नेचुरल लेंथ मतलब जो पहले की लेंथ थी उस लेंथ पे आने का ट्राई करेगा, पुल करेगा. और जब कंप्रेस्ड होता है तो वो पुश करने की टेंडेंसी रखता है. ठीक है, स्प्रिंग दिखती कैसे है, तो ये मैंने ड्रॉ किया है रफ डायग्राम. ऐसे स्प्रिंग दिखती है. ठीक है, सो दिस इज द वे टू ड्रॉ स्प्रिंग. ऐसे करके ये लेवल पे ये दिस इज स्प्रिंग. ठीक है, अब इसमें स्प्रिंग का देख लेते हैं कि क्या है. स्प्रिंग में एक तो टर्निंग रेडियस होता है कि मतलब वो जिस पे ये पूरा रोटेट किया ना, तो ये पूरा जो सर्कल जैसा एक शेप बना ना, एक्चुअल में है ये सिलेंडर टाइप. ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल शेप बनाना उसका रेडियस कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है. ठीक है, उसकी जो नेचुरल लेंथ होती है, मतलब जब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तब उसकी जो लेंथ होती है नेचुरल लेंथ बोलते हैं, उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है. फिर जो वायर से वो वायर मतलब एक सिलेंड्रिकल रॉड जो होती है स्ट्रेट, उसको ही जब रोटेट करता है ना एक एक्सिस के अबाउट, तब जाके वो स्प्रिंग बनती है. तो जो इनिशियल वायर है ना, ये मटेरियल, उसका जो रेडियस होगा उसको अपन स्मॉल आर बोलते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब ये एक मीटर है सपोज. 1 मीटर में कितना है, 1 2 3 4 टन है, तो उसका एन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ठीक है, इसको एन बोलते हैं. अब नीटा भी होता है जो कि कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होता है, कितना रिजिड है वो उसको, मतलब इधर क्या होता है, टॉर्शन लगता है, वो आगे देखेंगे क्या टर्म होता है. बट एक ऐसा फोर्स लगता है जो इसको बेंड करता है. ठीक है, ये पूरे वायर को इवेंचुअली अंदर से अगर देखा जाए ना ये छोटे से पार्ट में, तो वो छोटा सा पार्ट बेंड हो रहा है, तभी उसको क्या बोलते हैं, एलोंगेट या कंप्रेस करने पर एक फोर्स दूसरा जनरेट होता है. तो वो कितना रिजिड है उसको डिनोट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी आती है. ठीक है, सो ये सब आ गया. एक एक्स डिस्टेंस आगे गया. अब एक चीज़ क्या देखी जाएगी कि ये दोनों जो होता है ना वो लीनियर होता है. मतलब क्या कि जो एक्सर्टेड फोर्स होता है ना, ये डायग्राम से देखा जाए तो एफ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है. मतलब जितना मैं एक्स बढ़ाऊंगा उतना मेरा एफ बढ़ेगा, या तो फिर मैं जितना एफ बढ़ाऊंगा उस डायरेक्शन में उतना एलोंगेशन होता जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों लीनियर एक दूसरे से क्या बोलते हैं, रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और क्या है कि ये जो फोर्स स्प्रिंग में इंड्यूस हुआ, ठीक है, उसको मैं एफ के मान लूँ, एफ स्प्रिंग है मतलब एफ एस मान लो. ठीक है, सो एफ एस क्या होगा, एफ एस होगा नेगेटिव ऑफ एफ. ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. या फिर मैं ऐसे समझ लूँ, मैं एफ एस को ना लेकर के एफ को ही ले रहा हूँ. ठीक है, तो एफ क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट की साइन आएगी के और एक्स, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, ये नेगेटिव के एक्स होगा. क्यों? क्योंकि ये जब एलोंगेटेड होता है तब उसको अंदर जाने की टेंडेंसी होती है, तो एक फोर्स जो डेवलप होता है एफ एस, वो कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होता है, एफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, इसलिए ये माइनस साइन आएगी. बस इसका यही मतलब है कि जितना एलोंगेट आगे किया, ठीक है, और ये स्प्रिंग फोर्स है, दिस इज स्प्रिंग फोर्स. ये जो एफ है ये नहीं है, ये स्प्रिंग फोर्स है अंदर की तरफ खींचने वाला. ठीक है, सो दिस इज द थिंग.
अब के क्या होता है, के की इक्वेशन ये आती है, ठीक है, डेरिवेशन में जाने का मतलब नहीं है। अब पाई रिजिडिटी आती है, आर क्यूब जो छोटे वायर का क्या बोलते हैं, आर की पावर 4, जो वायर का रेडियस होता है वो, जो टर्न का रेडियस होता है वो आर की पावर क्यूब नीचे जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसकी नेचुरल लेंथ क्या है टोटल, और उसके साथ क्या आएगा 4 आएगा इधर कांस्टेंट, तो ये बन के के बनता है। ठीक है, ये ये इक्वेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना है इसमें से कि ये इक्वेशन में क्या मिलेगा, के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, ये कहाँ पर काम आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे स्प्रिंग रखी हुई है ये लेंथ की, एल लेंथ की, अब मैंने उससे काट के दो अलग अलग स्प्रिंग बनानी, तो ये क्या हो जाएगा L/2 और ये L/2। तो इस केस में K क्या हो जाएगा, इधर K तो रहेगा K और इधर K 2K बन जाएगा। ठीक है, दोनों का मिला के 2K बन जाएगा। ठीक है, मतलब K जो कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये L/2 वाली जो स्प्रिंग है ना, उसको खींचने में और ज़्यादा ये चाहिए, फोर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो K है ना ऊपर वाला, ये K/2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो भी है ना उसको बढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, 2F फोर्स चाहिए, जितना इनिशियली लग रहा था उससे डबल फोर्स चाहिए। ठीक है, टेंशन ऊपर की तरफ होगा T। ठीक है, वही टेंशन इधर की तरफ नीचे और ऊपर दोनों की तरफ T। ठीक है, चारों जगह इधर mg लग रहा है, तो mg T के इक्वल होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ T डैश लगेगा, कुछ तो अलग है, T डैश नहीं मान के अपन कुछ और मान लेते हैं, P फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, पुली का। डन। तो इधर इसमें क्या आएगा, के एक्स उसका एलोंगेशन है, तो एम जी बाय के क्या आ जाएगा, एक्स एलोंगेशन। ठीक है, इधर भी सिंपल ही आ गया, सिंपल सेट समझ के बस फॉर्मूला लगानी है और इसको के एक्स से इक्वेट करना है एलोंगेशन के लिए, सिंपल। ठीक है, अब माइनस वाइनस साइन इधर कहीं पे भी नहीं लेने की ज़रूरत, ऊपर समझने के लिए कि डायरेक्शन उल्टी तरफ होगी, बस उसके लिए माइनस था, बाकी सब जगह माइनस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलोंगेशन है वो देख के ही समझ में आना चाहिए कि एलोंगेशन है कि वो ये है। ठीक है, अब क्या आएगा, अब इधर वापस से वही केस, ऊपर की तरफ क्या टेंशन में मान लो टी डैश, इधर में टी मान लो, ऊपर की तरफ भी टी। सो इस केस में क्या आएगा, नीचे एम जी आएगा और इधर भी एम जी आएगा, तो टी कितना हो गया एम जी। इससे अपने को पता चल गया कि टी इज इक्वल्स टू एम जी है, और इधर क्या आएगा, टी डैश इज इक्वल्स टू एम जी प्लस टी, और इधर से गया तो टी डैश कितना हो जाएगा, 2mg। ठीक है, और टी डैश किसके इक्विवेलेंट होता है, के एक्स के, तो एक्स क्या आ गया, 2mg/k। ठीक है, डन, ये भी हो गया है ना। अब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। क्या होता है कि कभी कभार ऐसी सिस्टम बनती है जहाँ पे दो स्प्रिंग्स पैरेलली कनेक्टेड है, दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड, अलग अलग के की स्प्रिंग्स। ये सीरीज में तो एक पूरी स्प्रिंग भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अलग अलग के की अलग अलग लेंथ की स्प्रिंग्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो फाइनल स्प्रिंग अपन क्या मान सकते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग एक मानेंगे ना कुछ तो, कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इधर फोर्स डिवाइड करके कैलकुलेट करने जाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा अपन इन दोनों को हटा के जो इक्विवेलेंट मतलब क्या कि इन दोनों स्प्रिंग को हटा के अपन सिर्फ एक स्प्रिंग लगा रहे हैं। ठीक है, उसका के अपन निकालेंगे क्या होता है इक्विवेलेंट का, उसकी लेंथ क्या होगी इक्विवेलेंट की, वो सब निकालेंगे, जो इन दोनों के और इस पे डिपेंड करेगा। वो क्या डिनोट कर रहा है कि अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग को हटा के वो स्प्रिंग लगा दूँ तो सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो, सब सेम सिमिलरली जो पहले हो रहा था वैसे ही एक्ट करेगा। तो ये एक इमेजिनरी कंडीशन है जहाँ पे अपन प्रॉब्लम सॉल्व करने को ईजी कर, दो स्प्रिंग लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा नो डाउट, बट उसको इधर एक फोर्स लगेगा हाफ, अगर दोनों सिमेट्रिकल है तो इधर हाफ फोर्स लगेगा, इधर हाफ फोर्स लगेगा, उसको कैलकुलेट करो, ये करो वो करो। सो उसमें जाने से अच्छा है इन दोनों को हटा के कोई एक स्प्रिंग के साथ अज्यूम करो कि यही स्प्रिंग है, उसका जो के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि के और एक्स पे डिपेंड करता है, तो जो के इक्विवेलेंट होगा वो के किस कैसे इन दोनों के पर डिपेंड करेगा वो देखना है। ठीक है, लेट सपोज ये K1 है और ये K2 है, अब इसको हटा के एक स्प्रिंग लगा रहे हैं जिसका K इक्विवेलेंट होगा, तो ये K इक्विवेलेंट क्या होगा वो निकालना है सिंपल, और दोनों की लेंथ तो L L है। ठीक है, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, L होगी, वो सब देखना है।
ठीक है, एल लेंथ की अपने को लगानी पड़ेगी। अगर एल लेंथ की नहीं लगाएंगे तो जैसे भी इक्वेट हो रहा है ना, बस वही इक्वेशन इक्वेट करना सीखना है कि आपस में रिलेशन में कैसे आ रहा है। तो अपन के इक्विवेलेंट की एक स्प्रिंग लगाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा। एक्चुअल सिस्टम में भले K1 K2 की दो स्प्रिंग्स हो, बट अपन के इक्विवेलेंट लगा के उसको कैलकुलेट कर ले तो अपना ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, अब मैंने के इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल के लिए, तो मैं इधर क्या होगा, इधर एक F1 फोर्स होएगा तो इधर एक F2 फोर्स आएगा। नीचे की तरफ का F फोर्स को इक्विवेलेंट करने के लिए, मान लो T टेंशन लग रहा है तो T टेंशन के लिए इधर T1 टेंशन आएगा, T2 टेंशन आएगा, तो T टेंशन किसके इक्विवेलेंट आएगा, F1 प्लस F2 के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, इस केस में सब F ले रहे हैं, ऊपर के केस में अपन T ले रहे थे, इधर F ले रहे हैं और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो F क्या आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों एलोंगेट होंगे कुछ ना कुछ, तो x डिस्टेंस, अब x डिस्टेंस एलोंगेट हुआ तो F1 वाली स्प्रिंग, वन वाली स्प्रिंग भी x डिस्टेंस से हुए, F2 वाले भी x डिस्टेंस से हुए, तो F1 क्या हो जाएगा x इंटू K1 और F2 क्या हो जाएगा K2 इंटू एक्स। ठीक है, तो उन दोनों का F नेट क्या आएगा, F इक्विवेलेंट मान लो, वो मतलब जो फाइनल फोर्स, इतना फोर्स को बैलेंस करना है सिंपल। ठीक है, इन दोनों को बैलेंस F1 और F2 मिला के इतना फोर्स को बैलेंस करना है, F इक्विवेलेंट, वो क्या आएगा K1 प्लस K2 इंटू एक्स, दोनों को ऐड किया और x को कॉमन ले लिया। ठीक है, सो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, मैं अगर k इक्विवेलेंट की स्प्रिंग लगाऊं और वो भी x डिस्प्लेसमेंट ही होगा, जितना ये नीचे जा रहा है, क्योंकि सिस्टम में कोई चेंज नहीं करना, एक इक्विवेलेंट समझना है, एक मानना है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के थ्रू हो रहा है वही इक्विवेलेंट स्प्रिंग के थ्रू भी होना चाहिए। तो यह है, तो एक्स एक्स अगर मैं दोनों से कैंसिल आउट कर दूँ, मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट वुड बी k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। तो पैरेलल हो तो उनका सम करके जो वैल्यू आए उस k का, उस कोफिशिएंट का एक स्प्रिंग लगा दो, वही लेंथ का, L लेंथ का, तो आंसर आ जाएगा। सो इसमें क्या करना है, ऐड करना है, सिंपल सम, सिंपल एडिशन। ठीक है, अब पैरेलल का आ गया, अब अगर सीरीज में हो तो क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर एल वेल कुछ भी चेंज है ना, इस पे जाओ, फोर्स को इक्विवेलेंट करो, कि मतलब एफ फोर्स ही मानना है ना, ये दोनों फोर्स अगर मैं एक ही स्प्रिंग मान लूँ तो मेरे को एफ लगेगा, अगर मैं उसको दो तोड़ रहा हूँ तो F1 प्लस F2 लगेगा, अगर मैं तीन में तोड़ रहा हूँ तो दूसरा F3 भी आ जाएगा, भले उसकी वैल्यूज अलग अलग टुकड़े में चेंज होगी, पर नेट तो इसको एफ इक्विवेलेंट ही बनाना है। ठीक है, सीरीज में सेम चीज़ क्या आएगा, ये स्प्रिंग में एफ लग रहा है फोर्स, तो एफ लग रहा है, तो एफ क्या, इधर भी एफ लगेगा और इधर भी, सब जगह एफ 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 ही फोर्स लगेगा, फोर्स तो पूरे स्ट्रिंग में ही क्या लगेगा। तो चलो एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इधर एफ फोर्स लगने की वजह से ये x1 डिस्प्लेसमेंट होगा, ये K1 का स्प्रिंग है, ये K2 का स्प्रिंग है। ठीक है, सो ये x1 डिस्प्लेसमेंट होगा और ये x2 डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो टोटल ये ब्लॉक कितना नीचे गया, कुछ x डिस्टेंस नीचे गया होगा, तो इसको हटा के एक स्प्रिंग लगाएंगे, उसको भी टोटल x डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा, इसकी जगह एक मैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगा रहा हूँ, तो उसको भी टोटल x डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा। और x डिस्टेंस टोटल क्या है, सबका जो जितना भी नीचे नीचे गया, ये थोड़ा सा नीचे गया, फिर उसमें से थोड़ा सा ये नीचे गया, थोड़ा नीचे गया, ऐसे करके जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे, तो एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा उतना उस स्प्रिंग को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम को चेंज नहीं करना, मतलब ये वाइट लाइन और ब्लू ब्लॉक के बीच में जितना गैप आया वही गैप इक्विवेलेंट लगाने पे भी आना चाहिए, उतना ही डिस्प्लेसमेंट। तो x इधर और x1 और x2 ये होना चाहिए। ठीक है, ये सम ऊपर फोर्स को इक्वल कर रहे थे, इक्विवेलेंट फोर्स के, इधर डिस्प्लेसमेंट इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ये के इक्विवेलेंट की स्प्रिंग है, सो क्या आएगा, एफ तो कॉमन है, एफ इज इक्वल्स टू, पहली स्प्रिंग में क्या लगेगा K1x और दूसरी स्प्रिंग में क्या लगेगा K2x2। ठीक है, पहले स्प्रिंग में K1x1 और दूसरी स्प्रिंग में K2x2। ठीक है, अब क्या बोला है, ये दोनों कंडीशन है और इसमें ऐड करना है, तो क्या आएगा, x इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू f अपॉन k इक्विवेलेंट। ठीक है,
और ये किसके इक्वल होगा, F/K1 प्लस F/K2। ठीक है, ये x1 बनेगा, ये x2 बनेगा। अब मैं f को लेकर के कॉमन आउट कर दूँ तो क्या बनेगा, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, ये आई उसकी वैल्यू। कैसे, सीरीज में तो रेसिप्रोकल का सम लेना है। ठीक है, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ के। ठीक है, रेसिप्रोकल का सम लेना है, तब क्या बनेगा, के इक्विवेलेंट आएगा। सीरीज में है तो रेसिप्रोकल का सम, और पैरेलल है तो सिंपल एडिशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गया एकदम क्लियर। ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है, सीरीज और पैरेलल में हो तो क्या 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 डिफरेंस आएगा, वो चीज़ एक याद रखने लायक है। अब इस पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ जाएगा क्लियर एकदम कि क्या करना है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्या आएगा, ये K3, और इधर एग्जाम्पल में, तो नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं जिसमें क्या होगा, K1 K2 K3 की स्प्रिंग्स है, ये मास m का ब्लॉक है। अब इसमें क्या होगा, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एक ऊपर की तरफ F1 फोर्स इंड्यूस होगा, नीचे की तरफ कंप्रेस हो रहा है तो एक पुशिंग फोर्स F2 इंड्यूस होगा। ठीक है, तो F नेट क्या होगा, एक इक्विवेलेंट पूरे सिस्टम का F1 प्लस F2 होगा। ठीक है, ये एक चीज़ आ गई। अब दूसरा क्या है, K2 और K3 जो है पैरेलल में दिख रहा है, सिंपल। तो F2 को रिप्रेजेंट करने के लिए K इक्विवेलेंट ऑफ 1 जो कि इंटू एक्स जो भी होगा। ठीक है, और ये कितना होगा, K इक्विवेलेंट 1 होगा K2 प्लस K3। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में, तो फर्स्ट पार्ट पैरेलल का सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल एडिशन। तो F2 आ गया, ये x। अब x ये जितना भी कंप्रेस होगा, ठीक है, नीचे की तरफ जितना एलोंगेट हुआ ये वाला x, उतना ही ये कंप्रेस हुआ ये वाली स्प्रिंग्स। तो ये इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट 1 है। ठीक है, वो x से कंप्रेस हुआ, ये भी x से कंप्रेस हुआ, और जो फाइनल होगा K F इक्विवेलेंट वो भी कंप्रेस हुआ x से ही। ठीक है, तो ये K इक्विवेलेंट फाइनल वाला। ठीक है, सो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, K इक्विवेलेंट फाइनल इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 विच इज K1x प्लस K2 प्लस K3 टाइम्स x। ठीक है, सो ए K इक्विवेलेंट x, अब इसमें से x हटा दो तो क्या आ गया, K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि ये वाली जो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली, और जो K इक्विवेलेंट है आई, इन दोनों को रिप्लेस करने के बाद जो स्प्रिंग बनी, वो दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, ये वाली स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग भी पैरेलल है, तो सिंपल एडिशन सबका। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया। फोर्स ऐसे निकालते, अगर कॉम्प्लेक्स है तो फोर्स इक्विवेलेंट कर दो ना, कि भाई इन दोनों पे F1 और F2 इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं एक ब्लॉक पे, तो टोटल फोर्स कितना ऊपर की तरफ लगना चाहिए। इसको हटा के सिंपल एक ये लगा सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, एक ब्लॉक जिधर F इक्विवेलेंट का ऊपर की तरफ F इक्विवेलेंट फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x, ये ब्लॉक आ गया सिंपल। बस इसको हटा के ये लगा दो, सब जगह सिस्टम सेम ये रिएक्ट करेगी। ठीक है, दोनों केसेस में बस यही करना था कि K1 इधर से ये आ गया, क्लियर ना। ये जो F इक्विवेलेंट है वो F1 और F2 का एडिशन है। F2 जो है K इक्विवेलेंट 1 है, K इक्विवेलेंट 1 क्या होता है, K2 प्लस K3, क्योंकि ये K2 और K3 पैरेलल में, तो ये स्प्रिंग बन गई। अब ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, जो F1 और F2 हो जाएगा, और x दो सब जगह सेम होगा। फिर जितना कंप्रेशन हुआ उतना ही एलोंगेशन होगा, और उतना ही फाइनल में भी एलोंगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया, तो इधर से K इक्विवेलेंट क्या आ गया, इनका एडिशन। ठीक है, ये पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट में किया, ये पार्ट में एडिशन ये किया, फिर ये पार्ट के साथ वापस से किया, तो के इक्विवेलेंट आएगा। आगे जाकर भी ऐसे 3-4 बार इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सॉल्व करने पड़ सकते हैं। सेम हियर, इसमें क्या होगा, इन दोनों का K2K, इन दोनों का 2K, और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे।
ठीक है। सो ये दोनों वापस से पैरेलल में क्या बनाएंगे, 4K। ठीक है, एडिशन ही करना है। अब दो ब्लॉक के उसके ऊपर नीचे ऊपर देखा था कि वही पैरेलल का ही केस है, तो पैरेलल के केस में 4K ऐड हो जाएगा। अभी इस केस में क्या होगा, ये दोनों तो दूसरे पेन से करता हूँ, सॉरी, ये दोनों क्या है पैरेलल में, और ये दोनों क्या है सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं पहले निकालूंगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, मैं सब जगह के एज्यूम कर रहा हूँ, तो 2K। अब 2K और नीचे का क्या है K। अब ये दोनों सीरीज में हुए तो क्या आएगा, के इक्विवेलेंट वुड बी 1/1/2K प्लस 1/K। ठीक है, 1 ये इक्विवेलेंट को मैंने फ्लिप कर दिया, तो दोनों साइड फ्लिप किया तो ये इक्वेशन आई। ये क्या आएगा, 2K/3। ठीक है, के इक्विवेलेंट। ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला, ये वाले में भी सब जगह क्या है, के ही है। ठीक है, सो पहले तो ये पैरेलल वाले मिला के क्या बनेगा, 2K। ये पैरेलल वाले मिला के क्या बनेगा, 2K। और ये के का के है ही। अब ये पूरा क्या है सीरीज में, सीरीज में क्या के इक्विवेलेंट आएगा, 1/1/2K प्लस 1/K प्लस 1/2K। ठीक है, और जितने भी हो सारे ऐड करो इधर इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, ये के बन जाएगा 1/K। ये दोनों मिला के K/2 हो जाएगा, के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर है, पैरेलल या सीरीज जो भी है फॉर्मेशन, उसको निकाल के धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में जो भी मिलता है सॉल्व करो, और जा कर के फाइनल के इक्विवेलेंट निकाल लो। ठीक है, और उस स्प्रिंग को रिप्लेस कर दो एक ही स्प्रिंग से। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन ये वाला, इसमें क्या पूछा है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L। ठीक है, और ये 3L/2 है, उसका 3L/2 उसका मतलब क्या कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है पहले से, मतलब स्प्रिंग इधर होनी चाहिए इतनी, और पर ये इतना खींचा हुआ है तो उसमें एक फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, और फोर्स ये। अब टेंशन फाइंड करना है, तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, T1, इसमें कितना होगा, T2। सिंपल क्या करना है, ऐड, मतलब फोर्स बैलेंस। ये वाला आया, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, FBD, सबसे पहले FBD, ये M, नीचे की तरफ mg लग रहा है। अब इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा है T1, इधर की तरफ T2। ठीक है, तो T1 का ये वाला का ये कौन सा एंगल है, 30, ये वाला, क्योंकि नीचे 60 है तो ऊपर वाला 30, ये 60, तो ये वाला 30, तो ये 30, और इधर क्या आएगा T1, और इधर क्या आएगा, सेम 60 आ जाएगा, और ये T2। ठीक है, ऊपर की तरफ ये एलोंगेटेड है क्योंकि, तो इधर एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, उसको FK लिख देता हूँ। ठीक है, और नीचे की तरफ का mg, तो mg है ही। अब क्या करना है, ये इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस इक्वल, एक्सेलरेशन 0। तो ये x डायरेक्शन में और ये y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में क्या आएगा, T2 sin 60 माइनस T1 sin 30 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, √3/2 इज इक्वल्स टू 2/2। ये आ गया दोनों के बीच में रिलेशन, ये इक्वेशन 1 है। अब f डायरेक्शन में क्या आएगा, f के ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, माइनस mg माइनस T1 cos 30 माइनस T2 cos 60 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या आएगा, f के अपन को k पता है, ठीक है, पहले से गिवन है, और l कितना है, मतलब x कितना है, 2L/2। ठीक है, सो ये f के आ गया। सो अब क्या बनेगा, मैं उस तरफ सब ले जाऊं, तो KL/2 माइनस mg इज इक्वल्स टू T1
√3/2 प्लस T2/2। ठीक है, तो क्या बना फाइनली, ये मैं ऊपर से इसमें चेंज कर रहा हूँ, जो है T1 इज इक्वल्स टू √3T निकला ना, √3T2, वो इसमें डाल रहा हूँ, तो क्या बनेगा 3T1 माइनस T2, सॉरी प्लस T2, और ये भी T2 ही आएगा, T1 नहीं आएगा, इधर रिप्लेस किया 3T2 प्लस T2, और इधर की तरफ 2 भेजो तो क्या बनेगा KL माइनस 2mg। ठीक है, सो T2 क्या आ गया KL माइनस 2mg बाय 4, और T1 क्या आ जाएगा KL माइनस 2mg बाय 4 इंटू √3। ठीक है, दोनों का टेंशन निकल गया। सो ऐसे सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब इधर से लॉज ऑफ मोशन ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने बोला, जितने भी बाकी के पेंडिंग चैप्टर ये है पार्ट्स, वो सारे अगर आगे के चैप्टर्स में धीरे धीरे कवर होते जाएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ एक ही जगह पे कवर करना चाहता हूँ। अगर एक टॉपिक लिया तो उसके सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है सब एक जगह पे कवर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑफ द डे सारा सिलेबस फुल कवर होगा इस चैनल पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।